Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Ahmad Ali. हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 हमने फिनिश किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को फिनिश किया, डेट वाज मेजरमेंट्स। और आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज चैप्टर नंबर 2, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले इन 19th सेंचुरी, इन द लेट 19th सेंचुरी में हमारे पास वेक्टर्स को डेवलप किया गया था। सबसे पहले हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और इक्विलिब्रियम का जो पोर्शन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन द लेट 19th सेंचुरी वेक्टर्स को डेवलप किया गया था एज अ मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स, यानी वेक्टर्स को डेवलप किया गया था इन द लेट 19th सेंचुरी एज अ मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स। इन 19th सेंचुरी इसको जिस पर्पस के लिए यूज किया गया था, जो हमारे पास पायलट्स होते हैं, पायलट्स जब वो किसी जेट जहाज को या किसी एरोप्लेन को फ्लाई करते हैं, उड़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो उस प्लेन को उड़ाएंगे तो उनको नेविगेट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, उनको डायरेक्शन देने के लिए जरूरत होती है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उनको नेविगेट करने के लिए वेक्टर्स हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए थे और उस पर्पस के लिए वेक्टर्स को यूज किया गया था। लेट्स से ये मेरे पास एक पायलट है, पायलट जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास विंड होगी, विंड हवा जो होगी उसका भी कुछ डायरेक्शन होगा हमारे पास। लेट्स से विंड इस डायरेक्शन में है हमारे पास, यानी जो पायलट जिस प्लेन को उड़ा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और विंड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। तो जाहिर सी बात है इस पायलट का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो कुछ यूं बनेगा। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वेक्टर्स को क्यों यूज करते हैं। तो इस पर्पस के लिए, पायलट्स को नेविगेट करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द लेट 19th सेंचुरी। इसी तरह जो हमारे पास ब्रिज होते हैं, ब्रिजेस, पुल जो हमारे पास होते हैं, तो इसमें इसकी जब कंस्ट्रक्शन होती है तो इसमें मुख्तलिफ एरियाज हमारे पास बनते हैं, मुख्तलिफ एरियाज पे होते हैं, मुख्तलिफ एरियाज हैं हमारे पास, और इसमें हर एक एरिया पे एक स्पेसिफिक लोड होता है और इस लोड को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर्स को यूज किया गया है। इन हर पॉइंट पे जो इस ब्रिज पे जो लोड होगा मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, उसको वेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था। तो ये है हमारे पास वेक्टर्स, इनको इन द लेट 19th सेंचुरी इंट्रोड्यूस किया गया था और दिस वाज द पर्पस के हाउ वेक्टर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स। सबसे पहले वेक्टर्स से पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अ स्केलर और फिर उसके बाद डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अ वेक्टर। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ स्केलर। तो स्केलर्स को मैंने डिफाइन किया है कि स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स दैट आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। यानी स्केलर्स जो हमारे पास होते हैं फिजिक्स में, वो हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि हम उनको जब डिस्क्राइब करते हैं हम, तो उसके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। यानी उन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए जब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड का, उनका जो साइज है या उनका जो लेंथ है उस पे वो डिपेंड कर रही हो, जस्ट ऑन द साइज और लेंथ ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, और उसमें किसी किस्म की डायरेक्शन की कोई जरूरत ना हो, तो उस किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास है मास। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से दिस इज अ 10 kg स्टोन, ये मेरे पास एक 10 kg स्टोन है, लेट्स से 10 kg। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये 10 kg स्टोन है और ये इस डायरेक्शन में है, लेट्स से, और फिर मैं आपसे कहूं कि ये एक 10 kg स्टोन है और ये इस डायरेक्शन में 10 kg स्टोन है, तो दिस डजंट मेक एनी सेंस। यानी अगर मेरे पास एक 10 kg स्टोन है तो इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इसका सिर्फ डिपेंड कर रहा है इसके मैग्नीट्यूड पे, डेट इज 10 kg, कि ये 5 kg है, ये 6 kg है, ये कितना है, इस पे डिपेंड कर रहा है। इस पे डायरेक्शन का कोई असर नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास 10 kg स्टोन है और अगर मैं कहूं कि ये मैं इस डायरेक्शन में मेरे पास 10 kg है और इस डायरेक्शन में मेरे पास
10 kg है या इस डायरेक्शन में मेरे पास 10 kg है, तो इसका कोई तुक नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो 10 kg स्टोन मीन्स कि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है कि ये 6 kg है, इट मैटर्स, ये 10 kg है, दिस मैटर्स, कि ये 7 kg है, ये कितना kg है, तो इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है। देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन इन दिस केस, दैट्स व्हाई मास जो है हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी है। यानी जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 10 kg स्टोन है और मैं कहूं कि ये 10 kg स्टोन है लेकिन ये इस डायरेक्शन में 10 kg स्टोन है, तो दिस डजंट मेक एनी सेंस। तो ये मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी वी नीड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, सिर्फ हमें इसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत है, एंड दैट इज इनफ टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल क्वांटिटी, और ये काफी है इस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं टेम्परेचर, लेट्स से रूम टेम्परेचर जो हमारे पास होता है, रूम टेम्परेचर हम कहते हैं रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस रूम में इस पॉइंट पे मेरे पास टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर मैं इस तरह कहूं कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड इतना अप जाएंगे हम तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इतना डाउन जाएंगे तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन इस डायरेक्शन में है, नहीं, देयर इज नो नीड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मैग्नीट्यूड ही हमें बता रहा है, और दिस मैटर्स, यानी टेम्परेचर का कोई खास डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पे मेरे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस तरह कहना कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस डायरेक्शन में इतना अप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या इतना डाउन 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज आल्सो अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह टाइम, तो टाइम का भी हमारे पास कोई, लेट्स से अगर मैं कहूं कि t इज इक्वल टू लेट्स से 2 सेकेंड्स, और मैं कहूं कि 2 सेकेंड्स इन लेट्स से इन अप डायरेक्शन, तो अब इसका क्या मतलब है 2 सेकेंड्स इन अप डायरेक्शन, यानी 2 सेकेंड ऊपर डायरेक्शन में, तो इसका देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। सिर्फ जो मैटर कर रहा है वो इस केस में सेकेंड, जितना मैग्नीट्यूड है वो मैटर कर रहा है। 2 सेकेंड्स है, दिस मैटर्स, 3 सेकेंड्स है, 4 सेकेंड है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली यहां पे टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डायरेक्शन का कोई तुक नहीं बनता यहां। सिमिलरली मास के केस में दिस इज 10 kg, सो दिस इज 10 kg, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन कि इतना अप 10 kg होगा, इतना डाउन 10 kg होगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, एंड देयर इज नो नीड, और हमें उसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत ना हो, तो इस किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज को हम फिजिक्स में स्केलर्स कहते हैं। एंड दीज आर सम एग्जांपल्स। अब मुख्तलिफ एग्जांपल्स, प्रेशर है, टेम्परेचर है, मास है, वर्क है, मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसके बाद है हमारे पास वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described by their magnitude as well as direction, which are completely described by their magnitude and as well as direction are called vectors. यानी unlike scalars, वेक्टर्स हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं, जिनको हम कंप्लीटली जानते हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास होगा और उनका डायरेक्शन भी हमारे पास होगा। यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और उनका डायरेक्शन भी हो, तो इस किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, वेट, मुख्तलिफ हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो फोर्स किस तरह एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेट्स से मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका कुछ मास है m, और ये किसी लेट्स से एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, और अगर मैं इस मास पे एक फोर्स अप्लाई करूं इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से दिस फोर्स इज 10 न्यूटन, दिस फोर्स इज 10 न्यूटन, तो जाहिर सी बात है जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये मास इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी इस मास की, यहां से यहां मूवमेंट इसकी होगी। तो जब ये यहां से यहां डिस्प्लेस होगा तो इसकी कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन है हमारे पास, यानी जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड जब बढ़ेगा तो यहां पे जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी ज्यादा होगी। और इसी तरह अगर मैं
इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो इस मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस होगा, वो भी हमारे पास चेंज होगा। यानी लेट्स से अगर मैं इस मास पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। यानी इट मींस दैट फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। तो फोर्स डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड पे भी कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो दैट्स व्हाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी फोर्स के केस में हम कितना फोर्स लगा रहे हैं इस मास पे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और जब ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो इसका कुछ खास डायरेक्शन भी है हमारे पास। तो इस किस्म की फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर्स। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है ये हमारे पास। सिमिलरली वेलोसिटी, तो वेलोसिटी सिंपल है हमारे पास। जिस तरह हम डिफाइन करते हैं स्पीड, तो हम कहते हैं स्पीड इज लेट्स से डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, जिसको हम कहते हैं स्पीड। लेकिन जब हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो ये है हमारे पास वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में फर्क यही है, स्पीड जो हमारे पास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो स्केलर के जिम्मे में आती है स्पीड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक कार है हमारे पास, एक कार, और मैं आपसे कहूं कि ये लेट से जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये गाड़ी हमारे पास जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी ये 50 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रही है ये गाड़ी। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस कार की जो स्पीड, इस कार का जो हम कहेंगे उसको हम कहेंगे स्पीड, नॉट वेलोसिटी, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये गाड़ी जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स पिशावर, अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से दिस इज अ रोड और इस पे एक गाड़ी है, लेट्स से दिस इज अ कार, और ये जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर, और मैं आपको डायरेक्शन भी दूं साथ कि लेट्स से दिस इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट with the speed of this car is going towards east with the speed of 50 km per hour. तो sometimes हम कहते हैं speed with direction is called velocity। अगर इस speed के साथ मुझे direction भी given है कि किस direction में जा रही है, तो ये depend भी कर रही है। Direction is very important। अगर मैं speed is not that much is important, direction is important। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं और मुझे ये पता नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं, तो इसका ये बहुत ही मीनिंगलेस है। यानी डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहीं जा रहा हूं, अगर मैं इतने स्पीड से जा रहा हूं लेट से किसी गाड़ी में, और किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं वो भी मुझे स्पेसिफाई करना है कि मैं इतने स्पीड से जा रहा हूं इस डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई वेलोसिटी जो है हमारे पास, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह वेट है हमारे पास। लेट्स से ये मेरे पास एक टेबल है, लेट्स से दिस इज अ टेबल, और इस पे यहां एक मास पड़ा हुआ है, डेट इज ऑफ मास m। लेट्स से दिस इज मास m। तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, डेट इज वेट, डेट इज mg, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस टेबल का जो इस पे नॉर्मल लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स होगा एज अ रिएक्शन, वो अपवर्ड होगा, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस वेट का भी एक डायरेक्शन है हमारे पास, ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली ये जो इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपवर्ड है। तो इसका जाहिर सी बात है इस पे एक फोर्स लग रहा है और इसकी डायरेक्शन भी हमें गिवन है, दैट इज अपवर्ड। तो इस किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं, यानी सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड काफी नहीं होता है, वेक्टर्स के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ नहीं होता, उनके लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी हमारे पास जरूरत होती है, एज वेल एज डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना होता है कि ये किस डायरेक्शन में है हमारे पास। और जिस तरह हमारे पास स्केलर होते हैं तो उसका जस्ट मैग्नीट्यूड ही काफी होता है। जिस तरह मास का एग्जांपल हमने लिया, टेम्परेचर का एग्जांपल हमने लिया, इसी तरह प्रेशर, वर्क और टाइम, मुख्तलिफ स्पीड। अगर मैं जा रहा हूं और मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता है कि मैं इतने स्पीड से जा रहा हूं, इतने किलोमीटर्स पर आवर से जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको डायरेक्शन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो इसको मैं स्पीड कहूंगा, बिकॉज देयर इज नो सच डायरेक्शन। और अगर मैं कहूं कि मैं इतनी स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो अब इसमें हमारे पास डायरेक्शन इंक्लूड है,
मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड है और डायरेक्शन भी इंक्लूड है, तो फिर उस स्पीड विद डायरेक्शन को हम कहते हैं वेलोसिटी, और फिर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है, डेट इज एक नोट के तौर पे मैंने लिखा कि ऑल वेक्टर्स ओबे वेक्टर लॉ रूल्स ऑफ अलजेब्रा, यानी जितने भी हमारे पास वेक्टर्स होंगे उनको जब हम डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगे, एडिशन करेंगे, उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उनका जो वेक्टर रूल्स हैं हमारे पास वो उनको जरूर ओबे करेगी। यानी जितने भी हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो मस्ट ओबे करेगी वेक्टर रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तो इसको हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्या होते हैं। और एक और बात कि अनलाइक स्केलर्स we cannot add, subtract और multiply vectors by ordinary algebra। इसका क्या मतलब है, यानी जिस तरह में हम कहते हैं कि लेट्स से मेरे पास एक है 2 kg, लेट्स से दिस इज मास 1, और मेरे पास एक अदर मास है डेट इज 5 kg। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल मास कितना होगा तो आप कहेंगे m1 प्लस m2 डेट इज 2 kg प्लस 5 kg डेट इज 7 kg। तो आप इसको सिंपली बस ऐड कर देते हैं कि दिस इज द रिजल्टेंट, ये हमारे पास 7 kg होगा। इस तरह वेक्टर्स के केस में नहीं होता। हम वेक्टर्स को ऑर्डिनरी अलजेब्रा जिस तरह हम इस केस में सिंपली उनको ऐड करते हैं, हम वेक्टर्स को इस तरह ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो स्केलर्स होते हैं हमारे पास वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो वेक्टर्स क्वांटिटीज होती हैं उनके साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डेट्स वाई हम उनको ऐड नहीं कर सकते, इस तरह सिंपली हम उनको ऐड नहीं कर सकते। यानी अगर लेट से रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन लेट से ये मेरे पास एक वेक्टर है डेट इज 5 kg और ये सॉरी दिस इज 5 न्यूटन, एक फोर्स है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है लेट से डेट इज 6 kg। तो अब सॉरी डेट इज 6 न्यूटन। तो अब इनका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा उसको हम पढ़ेंगे कि किस तरह होता है। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, लेट से दिस इज F1, लेट से दिस इज F2 और दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो ये हम इस तरह नहीं कह सकते कि 5 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन जो होगा हमारे पास, इससे आ जाएगा हमारे पास 11 न्यूटन। नो, इस तरह हम सिंपली इनको ऐड नहीं कर सकते कि मैं कहूं कि ये इसका इतना लेंथ है और इसका ये 6 है और 5 है, जिस तरह हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और हमारे पास आ गया है 7 kg। इस केस में हम इस तरह इनको ऐड नहीं कर सकते कि 5 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन इज 11 न्यूटन एंड दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। नो, क्यों? क्योंकि ये जो वेक्टर्स होते हैं ये डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, डेट इज थीटा, कि इन वेक्टर्स इन फोर्सेस के दरमियान में जो एंगल है इनका डायरेक्शन क्या है। डेट्स वाई हम इनको ऑर्डिनरी तरीके से सब्ट्रैक्ट, ऐड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह हम वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय स्केलर, जो कि हम पढ़ेंगे कि हम एक पॉजिटिव स्केलर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, डायरेक्शन वही होगा। नेगेटिव स्केलर से करेंगे तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो ये इस तरह पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही कॉमन बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम वेक्टर्स को ऑर्डिनरी तरीके से, जिस तरह हम 2 + 3 = 5, 6 + 11 इज समथिंग, इस तरह हम नहीं कर सकते वेक्टर्स को, बिकॉज दे हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो इस बात का ख्याल रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ऑल वेक्टर्स ओबे वेक्टर रूल्स ऑफ अलजेब्रा, ऑल वेक्टर्स ओबे वेक्टर रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर? तो देयर आर 2 ways टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि हम थ्रू सिंबल्स वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द अदर इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस, कैपिटल और स्मॉल लेटर, और बाय अ सिंपल लेटर with an arrow above or below it। फॉर एग्जाम्पल हम वेक्टर्स को सिंबॉलिकली किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि या उस कैपिटल लेटर को हम बोल्ड फेस में लिखते हैं, जिस तरह मैंने इस ए को बोल्ड लिखा है, या तो इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी और लेटर से, लेट से दिस इज अ वेक्टर बी, इसको बोल्ड फेस में मैंने लिखा है तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या सिंपली किसी एक लेटर को लेके उस पे एक एरो हमने लगा देना है, या उसके ऊपर हम एरो लगा सकते हैं, या इसके नीचे हम एरो लगा सकते हैं। सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। सिंबॉलिकली हम वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दिस इज ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, अबोव, किसी लेटर के अबोव जो हम एरो लगाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है।
जितने भी हमारे पास मैक्सिमम बुक्स होते हैं, तो उसमें इस रिप्रेजेंटेशन को यूज किया जाता है। सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। सिंपली किसी सिंबल के जरिए, किसी लेटर के जरिए हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह हमारे पास जो वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी जिस तरह हम कहते हैं फोर्स इज 10 न्यूटन, तो इस फोर्स का जो जाहिर सी बात है इसका कुछ डायरेक्शन होगा। दिस फोर्स इज x along x axis is 10 न्यूटन, y axis along फोर्स इज 10 न्यूटन along y axis। तो कितना है हमारे पास फोर्स? लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं कि कितना फोर्स है हमारे पास, तो उसका हम मैग्नीट्यूड किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम इन दो सिंबल्स, इन दो लाइंस जिसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, यानी किसी वेक्टर को अगर मैं इन दो लाइंस में इस तरह क्लोज करूं, तो इसका मतलब होता है कि मैं इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं कि ये 10 न्यूटन है और दिस इज कितना मीटर पर सेकेंड है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं किसी वेक्टर को इन दो लाइंस में इनक्लोज करूं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेक्टर, इसको दो लाइन में इनक्लोज किया है, तो मैं इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, नॉट डायरेक्शन। इसी तरह अगर मैं किसी और वेक्टर को इस तरह लाइंस में इनक्लोज करूं, तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, कि उसको सिंपली दो लाइंस में इनक्लोज कर देना है। सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो इसके बाद हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम ग्राफिकली किसी वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दीज आर द वेज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो दूसरा जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। सिंपली एक एरो के जरिए हम किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। द लेंथ ऑफ द एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड द एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास फोर्स है, लेट्स से फोर्स है, कुछ भी है हमारे पास, लेट्स से मैं कहूं कि फोर्स है हमारे पास 10 केजी या 10 न्यूटन, तो अगर मैं कहूं कि इस फोर्स को मैं इस ग्राफिकली, अगर मुझे कोई कहे कि इस फोर्स को रिप्रेजेंट करो, तो ग्राफिकली मैं इस फोर्स को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 10 न्यूटन। तो ग्राफिकली मैंने इस एरो से इसको रिप्रेजेंट किया है। इस एरो का जो ये एंड होता है इसको हम कहते हैं टेल, दिस इज द टेल, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और जो हेड होता है दिस इज द, और जो हेड होता है उसको हम कहते हैं हेड, यानी दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट। और ये जो एरो होता है दिस ऑलवेज गिव द डायरेक्शन। ये जो हेड होता है इसका, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है। तो ग्राफिकली हम वेक्टर को सिंपली किसी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक लाइन सा होता है और उसके स्टार्ट एंड में एक हेड होता है जिसको हम कहते हैं एरो। और इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एरो। तो मैं कहूंगा 10 न्यूटन। अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एक वेक्टर इस तरह बनाऊं, इस तरह, लेट्स से दिस इज 5 न्यूटन, और अगर मैं 10 न्यूटन एक वेक्टर बना रहा हूं इसी डायरेक्शन में, तो वो जाहिर सी बात है इसके डबल होगा, यानी इसका लेंथ भी फिर बड़ा होगा हमारे पास। तो ये होगा मेरे पास 10 न्यूटन। तो द लेंथ ऑफ द वेक्टर जो होता है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास 10 न्यूटन है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं 20 न्यूटन बनाऊंगा तो वो इसके डबल होगा इतना, और इसके साथ इतना वेक्टर, तो ये मेरे पास 20 न्यूटन होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें, तो मैं इसको F से रिप्रेजेंट करूंगा, और F इज अ लेटर, एक सिंबल है, इसके ऊपर मैं एक एरो लगाऊंगा। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज अ वे हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर सिंबॉलिकली एंड ग्राफिकली। सो इसके बाद हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि उसको एक्सप्लेन वैसे हमें वहां यहां नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर वेक्टर्स को समझने के लिए कि जो करंट होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट, इसका हमारे पास डायरेक्शन भी होता है, लेकिन स्टिल हम कहते हैं कि दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम कहते हैं दिस करंट इज फ्लोइंग। हमें पता है कि ये करंट इस वायर में जा रहा है, तो उसका तो हमारे पास डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर क्यों हम उसको वेक्टर नहीं कहते, उसको हम स्केलर में क्यों शुमार करते हैं? तो इसकी एक रीजन है हमारे पास। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर एंड नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी जो करंट होता है हमारे पास, उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, लेट्स से 10 एम्पियर, 6 एम्पियर, कितना करंट है हमारे पास, और हमें पता भी होता है कि ये इस डायरेक्शन में है, देन व्हाई इट इज नॉट काउंटेड इन वेक्टर क्वांटिटीज, इसको स्केलर क्वांटिटी में
क्यों रखा गया है। तो आपको मैंने एक नोट लिखा है कि वो क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, तो उनको हम कहते हैं वेक्टर्स। और उसके बाद एक नोट में हमने लिखा कि ऑल वेक्टर्स मस्ट ओबे वेक्टर रूल्स ऑफ अलजेब्रा। जो करंट है हमारे पास, अल्दो इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका एक डायरेक्शन भी है हमारे पास, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे द वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास, ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, इसको एक्सप्लेन इस तरह करेंगे कि लेट्स से मेरे पास एक वायर है, दिस इज लेट्स से इसमें करंट आ रहा है 5 एम्पेयर। ये मेरे पास एक वायर है, इसमें 5 एम्पेयर करंट आ रहा है, और ये एक दूसरा वायर है, लेट्स से यहां से ज्वाइन हो गए हैं दोनों साइड इस पॉइंट पे, और इसमें आ रहा है 10 एम्पेयर। तो अगर मैं इस पे एक वायर से, ये दोनों वायर कनेक्ट है और फिर इसको मैंने एक वायर से कनेक्ट किया है, तो अगर इसमें 10 एम्पेयर करंट आ रहा है और इसमें 5 एम्पेयर करंट आ रहा है, तो इस वायर में टोटल करंट कितना होगा? 10 एम्पेयर प्लस 5 एम्पेयर इज 15 एम्पेयर। तो इसमें टोटल करंट हमारे पास होगा 15 एम्पेयर। इसी तरह अगर मैं इस वायर को इस तरह रखूं, 10 इसकी डायरेक्शन को अब मैं इस तरह करूं, दिस इज 10 एम्पेयर, और इस वायर को मैं उसी डायरेक्शन में रहने दूं, इस वायर को मैं इसी डायरेक्शन में रहने दूं, दैट इज 5 एम्पेयर, और इस वायर में फिर मैं करंट देखूं तो ये अगेन 15 एम्पेयर होगा, ये अगेन 15 एम्पेयर होगा। यानी दिस इज करंट I1 that is flowing in a wire 1, this is current I2, this is flowing in wire 2, ये यहाँ पे मिलते हैं, और this is wire number 3, तो this is wire 1, this is 2 और this 3, तो इन दोनों में करंट आ रहा है, तो ये यहाँ मिल रहे हैं, तो इस वायर में कितना करंट होगा? द सम ऑफ दीज टू। इसी तरह अगर मैं इन दोनों के डायरेक्शन को चेंज करूं और फिर मैं यहाँ करंट देखूं, तो अगेन मेरे पास 15 एम्पेयर आ रहा है। लेकिन वेक्टर्स के केस में इस तरह नहीं होता कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज लेट्स से 5 न्यूटन, और एक दूसरा वेक्टर है, लेट्स से वो है मेरे पास लेट्स से 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो अगर मैं इसके डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी मेरे पास चेंज होगा। यानी अगर मैं इस वेक्टर को इस तरह लूं, दिस इज 5 न्यूटन, और एक में इस वेक्टर को इस तरह लूं, दिस इज 6 न्यूटन, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो ये मेरे पास बनेगा, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास करंट है वो अल्दो उसका डायरेक्शन तो है मेरे पास, लेकिन वो इस जो मेरे पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वो इसको फॉलो नहीं कर रहा। यानी सिंपल सी एक एग्जांपल है, अगर ये दो वायर्स हैं, इसमें करंट आ रहा है और ये थर्ड वायर है, तो इन दोनों का जो करंट आ रहा है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा जो इस वायर में करंट होगा। सिंपली अगर मैं इस वायर को रोटेट भी करूं, इसको मैं यहां करूं और इसको मैं वहां करूं, फिर भी मेरे पास जो करंट होगा वो अगेन वही 15 एम्पेयर होगा। यानी अगर मैं इस वायर का डायरेक्शन कुछ भी रखूं, दो वायर्स हैं मेरे पास, और मैं अगर इनका डायरेक्शन कुछ भी रखूं और इनमें जो टोटल अमाउंट का जो करंट आ रहा है वो फाइनली मुझे उनका समेशन मिल रहा है, लेकिन उसमें उसके डायरेक्शन पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा, जो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, के वेक्टर्स किसे कहते हैं, स्केलर किसे कहते हैं, हम किस तरह, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। प्रेशर को हम क्यों स्केलर्स में काउंट करते हैं, although it is the force per unit area, then why it is counted, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही वास्ट फील्ड है वेक्टर्स, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो आप मुझसे पूछेंगे इंशाल्लाह तो जरूर उस पे हम एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एक लिस्ट में हम एक वीडियो डालेंगे और उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप भी सीखेंगे और मैं भी सीखूंगा इंशाल्लाह। और तो ये हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स, and this was the basic introduction of vectors and scalars, and thank you so very much. And if there is any problem, then you can ask in the comment and I will be glad you let me know in the comments. Thank you so very much.